हेलो दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने अणु संख्यक गुणधर्म में दो गुणों को पढ़ा है। एक जो है वो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और दूसरा जो है वो क्वथनांक में उन्नयन। अब ये तीसरा हिमांक में अवनमन हमको पढ़नी है। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि हिमांक क्या है और उसके पश्चात हमको समझना पड़ेगा कि उसमें अवनमन कैसे होती है। अवनमन का शाब्दिक अर्थ जो होती है वो होता है कमी। तो हमको सबसे पहले देखना है कि हिमांक क्या होती हैं। हमने हिमांक की एक परिभाषा जो है यहाँ पे लिख रखी है कि किसी पदार्थ का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब और ठोस अवस्था के वाष्प दाब बराबर होते हैं। अर्थात अगर हम हिमांक की बात करें तो सरल शब्दों में हिमांक का मतलब होता है ठोस अवस्था में परिवर्तित होना या जमना या हीनीकरण होना। यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं कि एक द्रव जो है उसके वाष्प दाब जब ठोस अवस्था में उसके वाष्प दाब के बराबर हो जाती है तब वो पदार्थ जो है वो जम जाते हैं, अर्थात वो हिमांक बिंदु को प्राप्त कर लेते हैं। अब ये तो हो गई हिमांक की बात। इसमें आप लोगों ने क्वथनांक के बारे में जो है वो इससे पूर्व वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि क्वथनांक में हम क्या करते हैं। क्वथनांक में हम किसी भी द्रव में तापमान बढ़ा करके इतना वाष्प दाब जो है वो लाते हैं कि वो वायुमंडलीय वाष्प दाब के या वायुमंडलीय दाब के वो बराबर हो जाती हैं, तब जाके वो उबलना शुरू करता है, अर्थात वो क्वथनांक बिंदु कहलाती है, क्वथनांक ताप कहलाती है। अब यहाँ पर हम इसका जस्ट उल्टा जो है वो कर रहे हैं, अर्थात एक द्रव को धीरे धीरे हम ठंडा करके उसके वाष्प दाब के मान को उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के मान के बराबर ला रहे हैं। तो उस अवस्था को हम उसका हिमांक कहते हैं या उस तापमान को हम उसके हिमांक ताप कहते हैं। अब बारी आती है कि हिमांक में अवनमन क्या होती है या अवनमन का मतलब है कि उसमें कमी कैसे करते हैं। तो इसको समझने के लिए कुछ उदाहरणों का सहारा जो है वो लेते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि जो जल होती है, शुद्ध जल जो होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर वो बर्फ के रूप में चेंज होना शुरू हो जाती है। अब यदि मान लीजिए उस पानी में हम कोई अवाष्पशील विलेय जो है वो मिला देते हैं तो हम देखते हैं कि उसका जो हिमांक बिंदु है अब वो 0 डिग्री सेल्सियस ना हो के वो 0 से नीचे आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो विलायक जो है वो एक निश्चित तापक्रम पर हिमांक बिंदु को प्राप्त कर रहा था, अब कुछ अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने के कारण अब उसके जो हिमांक बिंदु है या हिमांक ताप है वो उस तापमान से भी नीचे चला आता है। तो इसे हम कहते हैं हिमांक में अवनमन। हमने कुछ थ्योरियां लिखी हुई हैं, इसको भी एक नजर आप देख सकते हैं कि जब किसी अवाष्पशील विलेय को किसी विलायक में घोलते हैं तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाती है, अतः विलयन विलायक से कम तापमान पर जमता है। यह कमी हिमांक में अवनमन कहलाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम ये कहें कि कोई भी जो हिमांक बिंदु है, जिस तरह से हमने क्वथनांक के बारे में बात की कि क्वथनांक जो है वो उन्नयन होती है, अर्थात अपने एक निश्चित क्वथनांक बिंदु से वो ऊपर होती हैं, तो उसके लिए वाष्प दाब जो है वो एक प्रभावी कारक था। तो यहाँ पर भी हिमांक में वाष्प दाब ही एक प्रभावी कारक होती है। तो इसको हम समझने के लिए एक छोटा सा ग्राफ का सहायता लेते हैं कि किस तरह से हम इसको समझा सकते हैं। देखिए, पूर्व के वीडियो में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि मान लीजिए अगर ये वाष्प दाब का एक आरेख है बढ़ती हुई, और हम ये भी जानते हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो है वो हमेशा ज्यादा होती है। मान लीजिए ये शुद्ध विलायक है और हमको ये भी पता है कि विलयन के वाष्प दाब जो है वो कम होते हैं। मान लीजिए ये विलयन है, निश्चित रूप से इसके वाष्प दाब जो है वो विलायक की अपेक्षा कम होते हैं क्योंकि पूर्व में हमने इसके बारे में देखा भी है। अब मान लीजिए ये जो है ये ठोस अवस्था में आने का आरेख है, अर्थात यहां पर अगर दोनों में से कोई भी आते हैं तो वो ठोस रूप में चेंज हो जाएंगे। तो अगर आप इसको देखिए तो हम यहां पर मानते हैं कि जो शुद्ध विलायक है वो चूंकि उसके वाष्प दाब जो है वो ज्यादा है, वो ऊपर है, जबकि विलयन के वाष्प दाब जो है वो कम है, तो इस तरह से वो नीचे है क्योंकि वाष्प दाब ऊपर की ओर बढ़ रही है।
अब हम देखते हैं कि अगर हम शुद्ध विलायक को हमको ठोस रूप में लाना है तो हमको तापमान को धीरे 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 घटा करके इस तरह से घटाते 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 इस तरह से इस बिंदु पर आकर वो अपने हिमांक को प्राप्त करेगा। क्योंकि ये शुद्ध विलायक है इस कारण से हम इसको एक प्रतीक चिन्ह दे देते हैं। ये चिन्ह है TF0, जहां पर T फॉर टेम्परेचर, F फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट और एंड नॉट फॉर द प्योर, अर्थात शुद्ध के लिए हम वहां पे नॉट का उपयोग जो है वो कर रहे हैं। तो ये शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु है, वो इस बिंदु पर आकर अपने हिमांक को प्राप्त करता है। चूंकि शुद्ध विलायक के वाष्प पदार्थ जो थे वो ज्यादा थे, इस कारण से हमको तापमान को ज्यादा जो है वो धीरे धीरे ठंडा करना पड़ा, ज्यादा लंबे समय तक ठंडा करना पड़ा और यहाँ पर जाकर वो ठोस अवस्था को प्राप्त करता है। लेकिन चूंकि विलयन के वाष्प पदार्थ पहले से कम है, इस कारण से हमको क्या करना पड़ेगा, इसके धीरे धीरे इसके तापमान को हमको कम करके बहुत कम दूरी पर ही यह अपने हिमांक बिंदु को प्राप्त कर लेगा। और इसको हम लोग कहते हैं TF, जहां पर T मतलब ताप है और F मतलब हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर इस ग्राफ को अगर छोटा सा देखें तो हमको ये समझ में आती है कि जो शुद्ध विलायक होती है उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, ज्यादा जो है वो तापमान को ठंडा करना पड़ता है। जबकि जो विलयन है जिसका वाष्प पदार्थ पहले से कम है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़े से तापमान को कम करने पर वो अपने हिमांक बिंदु को प्राप्त कर लेगा। अब इसी के आधार पर इसे पुनः हम पढ़ के देखते हैं। जब किसी अवाष्पशील विलेय को किसी विलायक में घोलते हैं तो विलयन का वाष्प दाब विलायक से कम हो जाता है। आप देख सकते हैं शुद्ध विलायक है और ये विलयन है जिसमें अवाष्पशील पदार्थ मिली हुई है, तो इसके वाष्प दाब अधिक होंगे और इसके वाष्प दाब कम होंगे। अतः विलयन विलायक से कम तापमान पर जमते हैं। आप देख सकते हैं विलयन कम तापमान पर ही ठोस अवस्था में आ गए हैं, जबकि जो शुद्ध विलायक है वो ज्यादा तापमान पर फ्रीजिंग पॉइंट अर्थात हिमांक बिंदु को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार यह जो कमी होती है, ये जो कमी आपको दिख रही है, ये दोनों के बीच में जो तापमान का अंतर आपको जो दिख रहा है, वही क्या कहलाएंगे, हिमांक में अवनमन। ये हिमांक में जो अवनमन होती है वही दोनों के टेम्परेचर की कमी है। अर्थात एक जो है वो ज्यादा तापमान पे ठंडी हो रही है, जबकि दूसरे जो है वो कम तापमान पे ठंडी हो रही है। तो दोनों का जो अंतर है वही हिमांक में अवनमन कहलाती है और इसको हमेशा डेल TF के द्वारा व्यक्त की जाती है। तो इस तरह से हम समझा सकते हैं कि अगर कोई शुद्ध विलायक है और यदि कोई ऐसा पदार्थ है जिसको अवाष्पशील पदार्थ को हम उस विलायक में मिला दें, तो स्वाभाविक रूप से वह विलायक जो है उस विलयन की अपेक्षा ज्यादा जल्दी जो है वो ठोस के रूप में चेंज होगा और विलयन जो है वो ज्यादा देर में जो है वो ठोस के रूप में चेंज होगा। तो इस तरह से हम इसको समझा सकते हैं। अब बारी आती है कि अगर हमको इसको एक ग्राफ में इसको अगर हम खींच कर देखें तो उससे भी हम पाते हैं कि मान लीजिए ये इस तरह के ग्राफ हैं जिसमें एक्स एक्सिस पर ताप है जो कि केल्विन पे है और ये आप देख सकते हैं जो y एक्सिस है इस पर वाष्प दाब है, इस तरह से जो कि ऊपर की ओर बढ़ रही है। मान लीजिए कोई शुद्ध विलायक है और वो इस तरह से, ये शुद्ध विलायक है और विलायक को हम ठंडा करते करते नीचे लाते लाते ठंडा कर रहे हैं और वो जाकर इस बिंदु पर ठोस रूप में चेंज हो जाती है। ये इसका हिमांक है, ये विलायक का हिमांक है। अर्थात हमने क्या किया, हमने एक शुद्ध विलायक को धीरे धीरे ठंडा करते करते लाए और वो इस बिंदु पर आके वो हिमांक को प्राप्त किया। तो ये क्या है, ये इसकी ठोस अवस्था है। ठीक है। अब चूंकि विलयन का वाष्प दाब जो है वो कम होती है तो स्वाभाविक है उसके जो वाष्प दाब का मान है वो नीचे आएंगी
और चूंकि विलयन जो है वो ज्यादा ठंडा करने पर वो हिमांक को प्राप्त होती है, अर्थात उसका तापमान और गिर जाते हैं, इस कारण से मान लीजिए वो इस बिंदु पर आकर, ये विलयन के लिए है, और मान लीजिए वो इस बिंदु पर आकर अपने हिमांक को प्राप्त करता है। ठीक है, ये जो है शुद्ध विलायक का है, जिसको हमने ठंडा किया और ठंडा करने के पश्चात उसने इस बिंदु पर आकर अपने हिमांक को प्राप्त किया और ये इसकी ठोस अवस्था हो गई। ये आपका विलयन का है, जो धीरे 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 ठंडा करते करते इस बिंदु पर आकर अपने हिमांक को प्राप्त करता है। तो अगर हम इसको मिला दें इस तरह से, तो आप पाएंगे कि ये वाला जो टेम्परेचर है जो कि शुद्ध विलायक का है, इसको हम ले लेते हैं TF0, जबकि इसको हम लेते हैं TF। अब ये दोनों का अंतर जो है ये हो जाती है डेल TF, अर्थात शुद्ध विलायक का जो हिमांक बिंदु और विलयन का हिमांक बिंदु का जो अंतर है वो डेल TF हो जाती है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अब हम ये भी देखते हैं कि ये जो डेल TF है ये उसकी मोललता के समानुपाती होती है। आपने पूर्व में भी मोललता के बारे में पढ़ा है कि 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को हम उसकी मोललता कहते हैं। तो ये जो डेल TF है अर्थात हिमांक में अवनमन है, वह उसके मोललता के समानुपाती होती है। चूंकि मोललता जो है वो व्यक्त करती है विलेय के मोलों की संख्या को, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि यह जो हिमांक में अवनमन का जो मान है वो हमेशा मिलाए जाने वाले विलेय की मात्रा पर निर्भर करती है। तो जब विलेय की मात्रा पर निर्भर करती है तो स्वाभाविक रूप से यह एक अणु संख्यक गुणधर्म है जिसे हम शुरू से पढ़ रहे हैं। अब यहाँ ये समानुपाती का चिन्ह अगर आप हटाते हैं तो डेल TF इक्वल KF इंटू M, जहां पर KF जिसका नाम है मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, ये मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाती है। और आपको इससे पहले भी वीडियो में आप लोगों ने इसको देखा है कि जो मोललता की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है इस तरह की, डेल TF इक्वल KF इंटू WB इंटू 1000 अपान MB इंटू WA, अर्थात जो मोललता की वैल्यू जो हम लोगों ने पूर्व में सांद्रण व्यक्त करने के तरीके में जो हमने निकाले थे WB बटे MB अपान WA इंटू 1000, उसे हमने यहाँ पर लिख दिया। तो अब इसकी सहायता से हम विलेय के आणविक द्रव्यमान की भी गणना कर सकते हैं। तो MB या विलेय के आणविक द्रव्यमान इक्वल KF इंटू WB इंटू 1000 अपान डेल TF इंटू MWA, और इस तरह से हम विलेय के आणविक द्रव्यमान की भी गणना कर सकते हैं। अर्थात हम ये बता सकते हैं कि कितना विलेय मिलाने पर कितने हिमांक में अवनमन हो जाती है या उसके मान में कमी आ जाती है। तो इसको हम इस सूत्र की सहायता से हम बता सकते हैं, और यह सूत्र न्यूमेरिक क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में मदद करती है। अब यदि इस पूरे प्रकरण को अगर हम देखें कि हिमांक में अवनमन जो है वो कहाँ पर और किस तरह से उपयोग की जाती है, तो आप कह सकते हैं कि जिस तरह से पानी के हिमांक जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होती है, और हर गाड़ियां जो होती हैं, कार जो होती है, उनमें जो रेडिएटर्स होती हैं जिनमें पानी का उपयोग जो है वो किए जाते हैं,
किंतु ठंड वाले जगह पर अगर हम उस कार को चलाना चाहें तो चूंकि उसकी टेम्परेचर जो है वो जीरो पर वो अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंच जाती हैं, तो निश्चित रूप से वो गाड़ियां जो है वो ठंडे प्रदेशों में नहीं चल पाएंगी। जैसे रूस का साइबेरिया वाला इलाका, जहां पे अगर हम कोई टेम्परेचर की बात करें तो हमेशा वहां पे आप देखेंगे टेम्परेचर जो है वो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस भी होती हैं और कई बार -45 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाती हैं। तो उन इलाकों में अगर हम कार चलाना चाहें तो वो कार जो है वो नहीं चलेंगी। क्यों नहीं चलेंगी? क्योंकि वहां पर जो रेडिएटर्स में जो पानी होती हैं वो बर्फ के रूप में चेंज हो जाएंगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है, उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल यूज करके उसमें एक प्रकार से अवाष्पशील विलेय पदार्थ जो है वो मिला करके उसके हिमांक बिंदु को नीचे लाई जाती है, ताकि उस टेम्परेचर पर वो जो कार है वो अच्छे से काम कर सके, वो चल सके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हिमांक में अवनमन जो है वो किसी भी शुद्ध विलायक के हिमांक बिंदु को उसके हिमांक बिंदु से नीचे लाने में मदद करता है। और इसके पश्चात हम इसके दूसरे टॉपिक पे आते हैं, और वो दूसरा टॉपिक है हम लोगों का परासरण, ऑस्मोसिस। देखिए परासरण क्या होती है, पहले इसको हम समझ लेते हैं कि परासरण की प्रक्रिया जो है वो कहाँ कहाँ होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पेड़ पौधे जो है वो अपनी जड़ की सहायता से पानी जो है वो ग्रहण करते हैं और पत्तियों तक पहुंचाते हैं। यह भी एक परासरण की प्रक्रिया है। इसी तरह से अगर आप लोगों ने देखा है तो जो किशमिश होती हैं, उस किशमिश को अगर आप पानी पे डुबा दें तो सुबह तक वो फूल के बड़ी हो जाती हैं। यह भी एक परासरण की प्रक्रिया है। इसका उल्टा भी आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम अचार बनाते हैं या फिर एक ताजे जो है वो अंगूर को अगर आप नमक के गाढ़े घोल पे डाल देते हैं तो हमेशा आपने देखा होगा कि सुबह तक वो पिचक जाती हैं। आप नमक डालते हैं अचार में, इससे जो भी फल हैं, आम हैं, उसके अंदर से पानी जो है वो बाहर आ जाती हैं। यह भी परासरण की ही प्रक्रिया है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो परासरण के उदाहरण हैं। इसको हमको समझना है कि परासरण वास्तव में होती क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। चलिए अब हम परासरण को समझने से पहले हम इसमें आए हुए एक शब्द SPM, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि SPM जो है वो क्या है। SPM का पूरा नाम सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, अर्थात इसे हम अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। देखिए अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है इसको हम समझ सकते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली या SPM एक ऐसी झिल्ली होती है जिनमें से विलायक के कण बड़ी आसानी से पार हो जाते हैं, लेकिन इसमें विलेय के कण जो है वो पार नहीं हो पाते। तो एक ऐसी झिल्ली जिसमें से विलायक के कण जो है वो पार हो जाए लेकिन विलेय के कण नहीं, वह अर्ध पारगम्य झिल्ली या SPM कहलाती है। ये जो SPM है ये दो प्रकार के होते हैं। एक जो है वो प्राकृतिक होती है जो पेड़ पौधों में पाई जाती है। कुछ अर्धपारगम्य झिल्ली हमने प्रयोगशाला में भी बनाई है, जिसमें आपके पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो है वो एक अच्छी जो है वो सिंथेटिक अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो इस तरह की बहुत सारी जो है वो SPM जो है वो तैयार किए गए हैं, जो कुछ प्राकृतिक भी हैं तो कुछ जो है वो संश्लेषित हैं। लेकिन ये अर्धपारगम्य झिल्ली का गुण यही होता है कि इसमें से विलायक के कण तो पार हो जाते हैं लेकिन विलेय के कण जो है वो नहीं। तो इस तरह के एक अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग भी हमको यहाँ पर करना है। अब हम देखते हैं कि परासरण वास्तव में होती क्या है। और सबसे पहले हम इसके लिए हमने एक चित्र जो है वो बनाई हुई है। इस चित्र में आप देख सकते हैं एक तरफ हमने विलायक जो है वो लिया हुआ है, ये विलायक है। एक कंटेनर में हमने इस तरह से विलायक जो है वो भर ली है, ये विलायक है। और दूसरी तरफ हमने लिया है विलेय, विलेय को मिला के हमने बनाई है विलेय। और इस तरह से हमने एक विलयन जो है वो लिया हुआ है और इस विलयन में हमने विलेय जो है वो मिला दिया इस तरह से। और बीच में हमने विलेय और विलायक को एक पाइप की सहायता से, जिस पाइप पर अर्धपारगम्य झिल्ली या SPM लगी हुई है, उससे हमने इस दोनों को कनेक्ट कर दिया है। अब आप देखेंगे कि कुछ समय के पश्चात विलायक में से इसके जो कण है या अणु है वह स्वतः ही विलयन की ओर जाना प्रारंभ कर देती हैं।
इस प्रकार विलायक के कणों का या विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से पृथक करने पर विलयन की ओर होने वाला स्वतः प्रवाह परासरण कहलाती है। आप यहां से देख सकते हैं उसकी परिभाषा भी वैसे ही बनती है कि अगर विलायक को उसके विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर दी जाए तो विलायक के अणुओं का विलयन की ओर होने वाला स्वतः प्रवाह हमेशा परासरण कहलाते हैं। अब इसमें दो चीजें हैं जो आपको परीक्षा में भी समझनी पड़ेंगी और सामान्य रूप से भी आपको इसके बारे में जानकारी रखना पड़ेगा कि इसका किधर से किधर होता है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर विलायक है और यहाँ पर विलेय है या विलयन है जिसमें विलेय जो है वो मिला हुआ है। अब विलायक की अगर हम बात करें तो हमने कहा है कि विलायक की से विलयन की ओर प्रवाह होगा, अर्थात अगर हम इसको सीधी भाषा में कहें तो विलायक की अगर सांद्रण की बात करें तो इसमें विलायक की मात्रा ज्यादा है और इसमें विलायक की मात्रा कम है। तो इसमें अगर विलायक की दृष्टि से अगर इसका हम बात करें तो हम कहेंगे कि विलायक के अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर, अर्थात इसमें विलायक का सांद्रण जो है वो अधिक है और इसमें सांद्रण जो है वो कम है। तो ये कैसी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी विलायक के अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर स्वतः प्रवाह। अगर इसको हम विलयन के परिप्रेक्ष्य में लें तो विलयन के परिप्रेक्ष्य में अगर आप लेंगे तो आप कह सकते हैं कि ये जो है वो शुद्ध विलायक है, अर्थात इसमें विलेय नहीं है, और इसमें आप देख सकते हैं इसमें विलयन है, अर्थात इसमें विलेय और विलायक दोनों है। तो अगर हम इसको विलयन के परिप्रेक्ष्य में कहें तो हम क्या कहेंगे? कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर। तो ये विलयन के परिप्रेक्ष्य में हो जाएगी ये कम सांद्रण और ये अधिक सांद्रण। दोस्तों इसको फिर से एक बार आप समझ लीजिए क्योंकि ये थोड़ी सी कंफ्यूजन जो है वो मन पे लाती है कि हमने कहा है कि परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक को उसके विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर विलायक के कणों का विलयन की ओर होने वाला स्वतः प्रवाह परासरण कहलाती है। अब इस परासरण को हमने दो तरीके से व्यक्त किया है। हमने कहा है कि विलायक से विलयन की ओर प्रवाह होगी तो हम कहेंगे ज्यादा सांद्रण से कम सांद्रण की ओर प्रवाह होती है, क्योंकि विलायक की सांद्रता अधिक है, विलयन की में विलायक की सांद्रण कम है। जबकि इसी को अगर विलयन के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो हम कहेंगे कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर विलयन की ओर इसका प्रवाह होता है। तो इस तरह से हम परासरण को बता सकते हैं। अब देखिए, अब दूसरी चीज पे आते हैं। विलायक के कोणों का विलयन की ओर जाने की जो प्रक्रिया है यह अनंत काल तक नहीं चलती है, यह एक निश्चित समय तक चलती है और निश्चित समय के पश्चात वह रुक जाती है। अब तो हम मानते हैं कि अगर इस तरह से विलयन है और इस विलयन में विलायक जो है वो प्रवाहित हो रहे हैं, तो इस प्रवाहित विलायक को अगर हम ऊपर से दबाव डालते हैं या प्रेशर डालते हैं तो ये विलायक का विलयन की ओर जाने की जो प्रक्रिया है वो रुक जाएगी। एक बार फिर से आप देख लें कि अगर विलायक जो है वो विलयन की ओर स्वतः प्रवाह कर रहे हैं तो इस स्वतः प्रवाह की प्रक्रिया को रोकने के लिए अगर हम इसके ऊपर विलयन के ऊपर कोई प्रेशर डालें जिससे वह विलायक का प्रवाह जो है वो विलयन की ओर होना बंद हो जाए तो उसे हम कहते हैं परासरण दाब, प्रतिलोम परासरण। जैसा कि नाम से जाहिर है यह परासरण की उल्टी प्रक्रिया है, और ये उल्टी प्रक्रिया कहने का मतलब है कि अभी तक विलायक से विलयन की ओर, या ये आप कह सकते हैं कि विलायक की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं का प्रवाह जो है वो हो रहा था और वो भी स्वतः हो रहे थे। अब हमको उल्टा चलना है, अर्थात हम चाहते हैं कि विलयन से विलायक की ओर जो है वो प्रवाह हो और वही अर्धपारगामी झिल्ली जो है वो यहाँ पे लगी रहे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा
उसके लिए हमको इस विलयन के ऊपर परासरण दाब से अधिक दाब जो है वो लगानी पड़ेगी। इससे फायदा क्या होगा, परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर यह विलयन में उपस्थित विलायक के जो कण हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली को पार कर जाएंगे और पार करने के पश्चात यह विलायक के कण जो है वो इधर आने प्रारंभ हो जाएंगे। इस प्रक्रिया का प्रयोग हम समुद्री जलों को शुद्ध या शुद्ध पानी प्राप्त करने के लिए हम करते हैं। अर्थात हम जब प्रतिलोम परासरण की बात करते हैं तो प्रतिलोम परासरण में हमको परासरण दाब से अधिक दाब जो है वो लगानी पड़ती है, जिससे परासरण की प्रक्रिया जो है वो उल्टी दिशा में चलती है। अर्थात समुद्र की जल से अगर हमको शुद्ध पानी जो है वो प्राप्त करना है तो इस प्रक्रिया का प्रतिलोम परासरण का हमको प्रयोग करना होता है। परासरण दाब के आधार पर हम विलयनों को 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो होता है वो होता है समपराश्रय विलयन, जिसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी कही जाती है। अर्थात एक ऐसा सॉल्यूशन या एक ऐसा विलयन जिसमें 2 विलयनों के मूलक सांद्रण जो है वो समान होते हैं, वह समपराश्रय विलयन कहलाते हैं। अर्थात अगर 2 विलयन हमारे पास हैं और दोनों के परासरण दाब जो है वो समान है तो ऐसे विलयनों को हम समपराश्रय विलयन कहते हैं। दूसरा है अल्प पराश्रयी विलयन, जिसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी कही जाती है। अल्प पराश्रयी विलयन अर्थात 2 विलयन हैं जिसमें से एक विलयन जो है वो जिनका परासरण दाब कम है और दूसरे विलयन जिसका परासरण दाब अधिक है, तो जिस विलयन का परासरण दाब कम होती है उसको कहा जाता है अल्प पराश्रयी विलयन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका अधिक होता है उसको कही जाती है अति पराश्रय विलयन या हाइपोटोनिक विलयन। तो इस तरह से हम मानते हैं कि 3 प्रकार के अलग अलग विलयन जो है वो परासरण दाब के आधार पर होती हैं, जिसमें समपराश्रय विलयन, अल्प पराश्रय विलयन और अति पराश्रय विलयन होते हैं। तो इस तरह से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। परासरण को हम पाई के द्वारा प्रकट करते हैं। तो पाई जो होती है यह सांद्रण की समानुपाती होती है, इसको समीकरण 1 आप ले सकते हैं, तथा यह जो परासरण होती है यह तापमान के भी समानुपाती होती है। तो दोनों को अगर आप मिला दें तो पाई प्रोपोर्शनल C इंटू टी। लेकिन अगर आप प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो पाई बराबर CRT, जहां C मीन्स सांद्रण है, R मीन्स स्थिरांक है, T ताप है। और अगर इसको आप थोड़ा सा अगर आगे आप सुधार के लिखना चाहें तो पाई बराबर AB/V इंटू RT, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो सांद्रण होती है यह विलेय के मोलों की संख्या तथा आयतन का अनुपात होती है। अतः उसे हम AB अर्थात विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन इंटू R इंटू टी के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम परासरण, प्रतिलोम परासरण और परासरण के द्वारा उनके विलयनों के प्रकार, ये सभी को हम समझा सकते हैं।